ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती थी। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते में जा भी नहीं रहे थे, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूत या श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल आया और मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें में से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। लगभग आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के घर और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी हुआ जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के पास सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार के देखने के बाद जमींदार ने सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही घुसाकर किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा, पर वो उन्हें नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामानों को लेकर वहाँ से चले गए। पर ज़मींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश करी, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प कर मर गई। उसकी मौत के बाद उसकी लाश की बदबू पूरी हवेली में फैलने लगी, जिसकी वजह से लोग उस हवेली तक पहुँचे और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनी और इस कहानी को सुनकर मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना, कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए।
मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश इस हवेली में मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है यार। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चारवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए जाता है। जो जिंदा सुबह सुबह उस हवेली से बाहर तो आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक बस पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की। इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा, और जाना तो छोड़ो, मैंने उस हवेली को देखा भी नहीं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती थी। सारिका जब अपने दादा के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी खुशी एक ग्रहण में बदल जाएगी। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे भी थे। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेली के पास गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। तो उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे जब पोटली के पास जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो कंगन अपने घर ले आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने एक कंगन उस पोटली से निकाल कर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाल ला और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसे भटकते हुए गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला ज़रूर लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उनको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। ये देखकर सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है
तो उसे अपने दादा दादी दोनों दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानियाँ बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है दादी, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ में बांध दिया। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्ज़े में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लिया तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाकर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती। पर डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आँख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है वो। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डरती है। अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते? जब इंसान की सांसें थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइएगा कि उस इंसान के जहन पर क्या बीतेगी। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपका कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हो, जिन्हें देखने के बाद या यूँ कह लीजिए कि महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे और ना ही बहुत गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल जाता था, इतना तो वो कमाई लिया करते थे। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, या उनकी आस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद पड़ जाता था तो अपना सिर जरूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था। पर अगर एटीएम मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता तो उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने आना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर
एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। इससे उनकी हैरानी बढ़ गई क्योंकि रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोचकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई हो। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी हुई थी और वो जितेंद्र की ओर घूर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़रें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। वह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उनका भ्रम ही होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी हुई थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गया और वहाँ से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई तो चल रहा है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाके रुकी। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उनके साथ सचमुच में हो रहा था। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखाओं में झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सर था और वो अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर वहीं जम गए। ना उनकी चीख निकल रही थी, ना ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम ये हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पाँव। उसके उल्टे पैर देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन जितेंद्र जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून इतना था कि अब वो ज़िंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है।
कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। और उन्हें जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल पर थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पाकर अस्पताल में पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में ही रहे। उन्हें होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर बस गए। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में पता करने की कोशिश करी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और आखिरकार वो चुड़ैल थी कौन। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफ़ी थी। उन्हें पता चला कि जितेंद्र एक लड़की से प्यार करता था। क्योंकि जितेंद्र शादीशुदा था, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया और वो लड़की ये सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। जितेंद्र तो ये जान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलटकर कभी जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं करी। लोग कहते हैं कि वो लड़की थी जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती थी। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जितेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ भी यही हुआ। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को मारा नहीं। हो सकता है प्यार अभी भी उसके अंदर बाकी हो, लेकिन ऐसा करना हरदम गलत है। उनके भाई बाद में ये सारी बातें जितेंद्र को बताते हैं। जितेंद्र बहुत पछतावा करता है। लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस तरीके की गलती ज़िंदगी में कभी मत करना और ना ही कभी किसी को करने देना, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए बहुत मूल्य होता है। चेतन फ्रेश होकर आया तो खाना टेबल पर रखा हुआ था। खाने को देखकर वह बोला, वाह, आज कढ़ी बनाई है। मेरी तो भूख दोगुना हो गई। पानी का जग टेबल पर रखते हुए सारिका ने कहा, तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाओ। चेतन फौरन बैठ गया। फटाफट प्लेट में खाना परोसा। पहला कोर खाते ही चेतन बोला, वाह भाई, आज तो मज़ा आ गया। खुद की प्लेट में खाना परोसते हुए सारिका ने पूछा, बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ, सोमवार को चेक मिल जाएगा। घोषाल बाबू को पेमेंट की रजिस्ट्री भी करा दी है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। चेतन सारिका को देखकर बोला, बस कुछ ही दिनों में अपने ड्रीम हाउस की मालकिन बन जाओगी आप। उसकी बात सुनकर सारिका मुस्कुरा दी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खाते रहे। सारिका के मन में कुछ बात चल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहे। तभी उसने हिम्मत करके बात शुरू करी। वो आज दोपहर को पम्मी आंटी आई थी। तुमने उन्हें बताया कि हम अपने विला में रहने जा रहे हैं? हाँ, बताया। वे खुश हुई, लेकिन पर हमेशा की तरह तुम्हारे मन में कोई ना कोई बेकार बात डाल दी होगी, इसलिए तुम परेशान लग रही हो। चेतन, उन्होंने जो कहा वो भी सोचने लायक है। अच्छा बताओ, क्या कहा उन्होंने? बताओ। यही कि भुवन विला की कीमत करीब 1 करोड़ होगी। फिर घोषाल बाबू ने सिर्फ 75 लाख में ही क्यों बेच रहे हैं? चेतन कुछ पल रुका, फिर समझाते हुए बोला, तो ये बात है। सारिका, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना जाने समझे इतनी बड़ी रकम किसी को भी दे दूंगा? तुम जानती हो ना कि 75 लाख मेरे लिए क्या है। मेरे लिए कोई मामूली रकम नहीं है वो। ये रकम जुटाने के लिए मुझे अपने कुछ विनियोग बेचने पड़े।
मेरी जमा पूंजी भी लग गई, ऊपर से लोन भी लेना पड़ रहा है। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ, दूसरों को सही कानूनी सलाह देता हूँ। तो इतना सब तो सोचो यार कि मैं खुद के लिए गलत डिसीजन थोड़ी ना लूँगा। बोलो ठीक है ना? सारिका ने धीरे स्वर में कहा। हाँ, बात तो ठीक है, पर तुम्हारे इस पर का जवाब भी है मेरे पास। मैंने तुमको बताया था ना कि घोषाल बाबू को उनके बिजनेस में नुकसान हो गया है, बहुत कर्ज है उन पर। अब ऐसे में अक्सर लोग इसी तरह अपनी जायदाद बेचकर पैसे जुटाते हैं। तुम इतनी सी बात कब समझोगी? दरअसल वो जल्दी में है, यहाँ ये सब कुछ समेटकर अपने बड़े भाई के पास जाना चाहते हैं, वापस ऑस्ट्रेलिया। वह चाहते थे कि पूरी रकम एक बार में मिल जाए, तो मैं तैयार हो गया। उन्होंने भी कीमत घटा दी इसीलिए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास इतना नहीं है। अब कुछ समझी? चेतन ने महसूस किया कि सारिका अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। तो तभी उसने आगे समझाया, देखो ये दुनिया ऐसी ही है, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों से। हम इस किराए के फ्लैट से सीधा अपने विला में रहने जाएंगे। ये बात भला पम्मी आंटी को कैसे अच्छी लगती? तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना। सारिका को चेतन की बात समझ में आ गई। तुम ठीक कह रहे हो चेतन। उसकी बात सुनकर चेतन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कल संडे को मैं तुम्हें भुवन विला दिखाने ले चलूंगा, ठीक है? खाने के बाद चेतन और सारिका ने मिलकर टेबल साफ की और सोने चले गए। भुवन विला देखकर सारिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जितना उसने सोचा था, ये विला उससे भी अधिक खूबसूरत था। जो उसे सबसे अधिक अच्छा लग रहा था वो था उसका बैकयार्ड। उसके बेडरूम का दरवाज़ा बैकयार्ड में खुलता था। बैकयार्ड का लैंडस्केप सारिका को बहुत पसंद आया। बीच में घास थी, इसमें एक सुंदर सा झूला भी लगा था। उसके चारों तरफ पत्थरों का एक रास्ता बना था। किनारे पर सुंदर फूलों के पौधे थे। बाई तरफ कोने में हर सिंगार का पेड़ था। उसके पास ही पत्थर की एक बेंच थी। सारिका कल्पना करने लगी कि फुर्सत के पलों में वह अपनी नोटबुक लेकर कोई नई कविता लिख रही है। पूरा घर देखकर वह रोमांचित थी। अब वह पछता रही थी कि उसने कल पम्मी आंटी की बात मानकर बेवजह ही चेतन का मूड खराब कर दिया। 7 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर आज तक उसने चेतन को जल्दबाजी में कोई फैसला लेते नहीं देखा। वह पूरी तरह से जांच परख करके ही कुछ फैसला कर रहा था। पम्मी आंटी को तो आदत है बेकार की बातें करने की। उसे चेतन के लिए बुरा लग रहा था। तभी चेतन भी बैकयार्ड में आ गया। सारिका को झूले पर बैठाते हुए उसने कहा, तो कैसा लगा हमारी मैडम को ये विला? बहुत सुंदर। तो खुश तो हो ना? बहुत। अभी भी कोई बात है मन में? सारिका कुछ झेप गई। नहीं, कोई बात नहीं है। चेतन भी उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल दोनों अपने विचारों में खोए रहे। चेतन ने सारिका का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हें याद है शादी के बाद मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा सपना क्या है? तब तुमने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं एक ड्रीम हाउस में रहना चाहती हूँ। सारिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ याद है। बस तब से ही मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मैंने अपने विनियोग इस तरह से किए थे कि भविष्य में वो उस उद्देश्य के काम आ सकें। फिर भी लगता था कि मंजिल अभी बहुत दूर है। चेतन ने सारिका के हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा, पर भगवान चाहते थे कि तुम्हारा अरमान जल्द पूरा हो। मुझे घोषाल बाबू से मिलवा दिया, लोन भी दिलवा दिया। अब तो बस कुछ ही दिनों में तुम इस खूबसूरत विला की मालकिन बन जाओगी। सारिका चेतन के नज़दीक खिसक गई। उसके सीने में सर रखकर बोली, चेतन आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। थैंक यू।
चेतन कुछ सोचकर बोला, जैसे कुछ याद आया हो। लो, एक बात तो पूछना भूल गया। उसकी बात सुनकर सारिका सीधी बैठ गई। उसने पूछा, कौन सी बात? वो मैडम, मुझे इस विला में रहने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? उसकी बात सुनकर सारिका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए उसके सीने पर हल्के मुक्के बरसाए। चेतन उठकर खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेने के बाद बोला, सुबह चलते समय ठीक से नाश्ता नहीं किया, अब भूख लग रही है, लौटते में रास्ते से कुछ खाकर ही चलेंगे। सारिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे अपने पति की भूख का अंदाजा है, घर से इंतजाम करके चली थी। सच? हाँ, कार की पिछली सीट पर जो बैग है ले आओ। चेतन फौरन कार से बैग निकाल लाया। सारिका ने उसे झूले पर रखकर खोला। एक डब्बे में कुछ सैंडविच थे, बैग में एक थर्मस और 2 डिस्पोजल कप थे। उसने थर्मस से कप में कॉफ़ी निकाली। दोनों वहीं झूले पर बैठकर खाने लगे। खाने के बाद दोनों कुछ और देर वहाँ रुके, फिर घर लौट आए। अब भुवन विला में आए हुए सारिका और चेतन को करीब 1 महीना हो गया था। सामान बहुत हद तक व्यवस्थित हो गया था। चेतन तो ऑफिस चला जाता था, लेकिन सारिका की मदद के लिए उसने अपनी चचेरी बहन नंदिनी के पहचान की एक औरत को काम पर लगा लिया था। उसका नाम सुशीला था। सुशीला उनके पुराने घर में भी काम करती थी। वो रोज़ सुबह काम पर आ जाती और शाम को अपने घर चली जाती थी। सारिका ने अपने नए घर को बहुत अच्छी तरह सजाया था, फिर भी उसे लगता था कि इस नए घर में बहुत सा नया सामान खरीदने की ज़रूरत है। चेतन और वह अक्सर इस बात की चर्चा करते थे कि कौन कौन सा नया फर्नीचर खरीदना है, किस दीवार के लिए नई पेंटिंग लेनी है। चेतन का बहुत मन था कि हॉल की बड़ी दीवार के लिए वह अपनी मनपसंद पेंटर अनुश्री की पेंटिंग खरीदे, लेकिन सारिका ने उसे समझाया, चेतन, अभी हमें कुछ समय तक खर्चों को काबू करना होगा। लोन लिया है ना हमने, उसकी किस्तें भी तो देनी है। अनुश्री की पेंटिंग बहुत महंगी होती है। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों में फिर से हम अपना काम शुरू कर देंगे ताकि तुम्हारी कुछ मदद कर सके। चेतन उसकी मनोदशा को समझ रहा था। उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, तुम फिक्र मत करो सारिका, मैं सब संभाल लूँगा। पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर काम के बारे में सोचना। मैं अब ठीक हूँ, काम करूँगी तो और भी अच्छी हो जाऊँगी। ठीक है, पर तुम लोन का बोझ अपने मन में मत रखो, मैं सब देख लूँगा। आज बहुत दिनों के बाद सारिका का मन कुछ लिखने का हो रहा था। उसने अपने पुराने ऑफिस में बात की थी। उसके बॉस ने आश्रय दिया था कि जब भी वह काम पर लौटना चाहे उन्हें सूचित कर दे, वह व्यवस्था कर देंगे। यह उसका काम अच्छा ही था कि लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद बॉस उसे काम देने को तैयार थे। सारिका अपनी नोटबुक लेकर हरसिंगार के पास एक बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी पीठ पेड़ से टिका ली और पाँव ऊपर कर लिए। उसकी गोद में नोटबुक खुली थी। वह अपने मन में शब्दों को व्यवस्थित कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसे पलकें भारी महसूस होने लगी। ना जाने कब नींद ने चुपके से आकर उसे अपनी आगोश में समेट लिया। सारिका को एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक जवान लड़की किसी अंधेरे कमरे में लेटी रो रही थी। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि ये कोई कमरा नहीं था, बहुत तंग सी जगह थी जहाँ बस उसके लेटने की जगह थी। उसे नम मिट्टी का स्पर्श महसूस हुआ। लड़की कब्र में थी। उसकी आवाज़ घुटी घुटी सी लग रही थी। सारिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दीदी उठिए, आप तो सो गई। सारिका की आंख खुली तो सुशीला उसके सामने खड़ी थी। दीदी, भैया आपको फ़ोन कर रहे थे, पर आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि आपसे बात कराएं। सारिका को याद आया कि नाश्ते के बाद कुछ समय आराम करने के लिए उसने फ़ोन साइलेंट कर दिया था।
जब उसने ऑफिस फ़ोन किया तब भी उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। वह भीतर आई तो चेतन की 4 मिस कॉल आ रखी थी। उसने चेतन को फ़ोन किया। कहाँ थी तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? सॉरी, वो फ़ोन साइलेंट था। ओके, तो वो मैं बताना चाहता था कि आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। 10 या 10:30 बज जाएंगे मुझे। ये बात सुनकर सरिका थोड़ी परेशान हो गई, पर चेतन से बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, रह लोगी ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। फ़ोन रखने के बाद सारिका सोचने लगी, सुशीला इतनी देर तक तो रुक नहीं सकती, और बहुत हुआ तो उसके कहने पर 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाएगी। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ना जाने क्यों, पर शाम ढलने के बाद उसे अकेले घर में डर लग रहा था। अब तक जब कभी चेतन को देर होती थी तो वह अपनी पड़ोसन शामली को बुला लेती थी। शामली अकेली रहती थी, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। या अगर 2-4 दिन की बात हो तो वह अपनी ननंद नंदिनी के घर चली जाती थी। पर यहाँ तो यह संभव नहीं था। ये घर बहुत दूर था। उसे सोते हुए देखे गए सपने की याद आ गई। वह और परेशान हो गई। आखिर इस सपनों का मतलब क्या है? वह लड़की कब्र में क्यों रो रही थी? वह तो लिखने का मन बनाकर गई थी और बहुत खुश थी। थकावट तो बिल्कुल नहीं थी। फिर वहां जाकर सो कैसे गई? ये सारे सवाल उसके मन को बेचैन कर रहे थे। इस सब से उसे सचमुच थकावट लगने लगी। वह अपने कमरे में जाकर सो गई। सुशीला अपने घर जा चुकी थी। सरिता बिल्कुल अकेली थी। दोपहर में देखा हुआ सपना अभी भी उसके दिमाग पर छाया था। अंधेरा होते ही उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियों के पर्दे डाल दिए। वह अपने आप को घर के छोटे छोटे कामों में उलझाए हुए थी, ताकि अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सके। पर बार बार उसका मन सपने के बारे में सोच रहा था। सब करते हुए भी शाम के 7:30 बज रहे थे। अभी तो करीब 3 घंटे बाकी थे चेतन के लौटने में। सारिका एक किताब लेकर बैठ गई। वह अपना मन किताब पढ़ने में लगाने की कोशिश कर रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी। पूरे घर में अजीब सी शांति थी। ये माहौल को और भयानक बना रहा था। सारिका ने टीवी देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि टीवी की आवाज़ से घर में कुछ चहल पहल महसूस होगी। टीवी खोला तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था जो उसका मन बहला सके। उसने डीवीडी पर अपनी पसंदीदा कॉमेडी मूवी लगाई। वह जब भी ये फिल्म देखती थी तो हंस हंस कर पेट लोटपोट हो जाती थी। आज भी तमाम परेशानियों के बावजूद वह फिल्म का मज़ा लेने लगी। सारिका का मन फिल्म में रम गया था। वह बीच बीच में थोड़ा हंस भी रही थी, पर फिल्म देखते हुए एक बार फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। वह सोफे पर सो गई। फिर उस लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, पर इस बार आवाज़ घुटी घुटी सी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह सारिका के पास ही है। अचानक ही वह सारिका के सामने आ गई। उसने नाइट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल चेहरे पर नकाब की तरह पड़े थे। उन्होंने उसका चेहरा ढक रखा था। वह सिसक रही थी। सारिका को लग रहा था कि जैसे वह लड़की उसके ऊपर झुकी हुई है। सारिका, सारिका उठो। किसी ने झटक कर उसे उठा दिया। सामने देखा तो चेतन खड़ा था। सारिका ने घड़ी देखी। 10:15 बज रहे थे। क्या हुआ सारिका? तुम टीवी देखते हुए सो गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। ना जाने कैसी नींद आ गई, पर तुम अंदर कैसे आए? चेतन उसके पास बैठकर बोला, मेन डोर खुला पड़ा था। ध्यान रखा करो यार, मेरी जगह कोई और आ जाता तो? चेतन की बात सुनकर सारिका और अधिक परेशान हो गई। उसने तो खुद सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। जब सुशीला गई थी तो उसने अपने हाथों से मेन डोर बंद किया था। ऐसा कैसे हो सकता है?
मैंने खुद सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। ऐसा ना होता तो मैं अंदर कैसे आया होता? सारिका को परेशान देखकर चेतन उसे समझाते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, तुम्हें अकेले रहना था ना, इसलिए तुम घबराई हुई होगी। इसी घबराहट में ये गलती हो गई, पर आइंदा से ध्यान रखना। अब चलकर सो जाओ। सारिका ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने चेतन से खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि वह खाकर आया है। दोनों सोने चले गए। अब बेडरूम में भी सारिका को नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की के रोने की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे अच्छी तरह याद था कि सुशीला को भेजकर उसने मेन डोर बंद किया था। फिर वह खुला कैसे? ये सब बातें सामान्य नहीं थी, पर यह सब वह चेतन को कैसे बताए? दिन भर की थकान के कारण चेतन गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह वह फिर ऑफिस चला जाएगा। सारिका उधेड़बुन में थी। तभी उसने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वह डरकर चौंक गई। अरे मैं हूँ, क्या हो गया तुम्हें? जब से आया हूं तुम घबराई सी लग रही हो। सच सच बताओ, बात क्या है? चेतन ने गंभीर स्वर में पूछा। सारिका उसके सीने से लगकर रोने लगी। सारिका, संभालो खुद को, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। सारिका ने खुद को संभाला और चेतन को सारी बात विस्तार से बता दी। उसकी बात सुनकर चेतन गंभीर हो गया। चेतन प्लीज़, मेरी बात का यकीन करो, कुछ है जो सही नहीं लग रहा। उस लड़की का रोना मुझे परेशान कर रहा है। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। चेतन ने सारिका को गले लगा लिया और भावुक होकर बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम पर क्या बीत रही है। गलती मेरी ही है। डॉक्टर मोटावनी ने कहा था कि हमें सैंक्शन जारी रखने पड़ेंगे। तुम पर अभी भी उस हादसे का असर है। मैं जल्दी से डॉक्टर मोटावनी से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। चेतन, मेरी बात का यकीन करो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चेतन ने उसके माथे को चूमकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आओ मेरे साथ, हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। चेतन उसे मंदिर में ले गया। वहाँ उसने दीपक जलाया। सारिका ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो उसका मन कुछ शांत हुआ। चेतन उसे वापस बेडरूम में ले गया। उसे आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाकर तब तक उसका माथा सहलाता रहा जब तक वह सो नहीं गई। उस दिन के बाद से सारिका की तबीयत खराब ही रहने लगी। वह बहुत घबराई सी रहती थी और कमज़ोर महसूस करती थी। उस दुर्घटना के बाद सारिका शहर के माने हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर मोटवानी से इलाज करा रही थी, पर जब वह पहले से अच्छा महसूस करने लगी तो उसने उनके पास जाना बंद कर दिया था। इधर कई महीनों से उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन की घटना के बाद चेतन परेशान हो गया। उसने डॉक्टर मोटवानी से मिलने का समय ले लिया। डॉक्टर मोटवानी ने सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। कुछ देर तक वह उन सारी घटनाओं पर विचार करते रहे, फिर उठकर सारिका के पास आए। सारिका, तुम अभी भी अपने दुख से बाहर नहीं आ पाई। ये सब उसी के कारण है। नहीं डॉक्टर, मैं कह रही हूँ ना, मैंने उस लड़की का रोना सुना है। मैंने मेन डोर भी बंद किया था। सारिका, तुम एक बड़े हादसे से गुजरी हो। तुमने अपना बच्चा खो दिया। बड़ी कोशिशों के बाद तुम्हारी जान बचाई जा सकी। उस हादसे का गहरा असर तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। डॉक्टर मोटवानी वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। किसी भी माँ की तरह तुम्हारा भी गर्भ में पल रहे अपने बच्चे से एक भावनात्मक रिश्ता बन गया था। तुम एक बेटी चाहती थी। अपनी होने वाली बच्ची को लेकर कई सपने देख रहे होंगे तुमने, पर उस दुर्घटना के बाद से तुम्हारा बच्चा मारा गया। तुमने बच्ची को लेकर जो सपना देखा था पूरा ना हो सका। तुम्हारी उस अजन्मी बच्ची का ही रोना तुम्हें सुनाई देता है। पर डॉक्टर, मैंने सपने में जो लड़की देखी थी वह कोई बच्ची नहीं है, बल्कि जवान लड़की थी। सारिका, हमारा मन किस चीज़ को किस रूप में हमारे सामने पेश करे
कहा नहीं जा सकता। तुमने सोचा होगा कि एक दिन वह बड़ी होगी, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, पर ऐसा हो नहीं सका। इसलिए तुम्हारे सामने एक जवान लड़की आती है। डॉक्टर मोटवानी ने चेतन की तरफ देखकर कहा, यह ज़रूरी है कि सारिका का मन दूसरी तरफ लगे। इसके लिए ये अपने काम पर वापस जाना चाहती है, तो इसे जाने दो। और हाँ, अब हमें समय समय पर सस्पेंशन करने होंगे। जी डॉक्टर, अब कोई लापरवाही नहीं होगी। डॉक्टर मोटवानी ने कुछ दवाएं भी लेने को कहा। अगले स्पेशन की तारीख लेकर सरिता और चेतन लौट आए। चेतन को प्रमोशन मिला था। अब अक्सर ही उसे घर में आने में देर होती थी। सुशीला का अपना परिवार था, वह उनके साथ रह नहीं सकती थी। ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सारिका के साथ रह सके और उसकी देखभाल कर सके। कुछ दिनों तक तो चेतन की दीदी नंदिनी ने उनकी मदद की, पर अधिक दिन ऐसा नहीं चल सकता था। चेतन एक ऐसी महिला की तलाश में था जो उनके साथ रहकर सारिका का ख्याल रख सके। उसने एक एजेंसी से संपर्क किया। उन लोगों ने मारिया गोम्स नाम की एक महिला को उनके घर काम पर रखवा दिया। मारिया 47 साल की एक तलाशशुदा लड़की थी। उसकी एक बेटी थी जो दुबई के एक अस्पताल में नर्स थी। मारिया ने आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मारिया बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी तरह से सारिका की देखभाल करती थी। उसे समय पर दवाई देती थी और कोशिश करती थी कि सारिका का मन बहला सके। सारिका के लिए वह एक बड़ी बहन की तरह हो गई थी। सारिका अब अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन दोबारा काम पर जा सके इसके लिए अभी और समय की आवश्यकता थी। उस दिन के बाद से उसे वह सपना नहीं आया था। चेतन खुश था कि डॉक्टर मोटवानी के साथ सारिका के पेशेंट काम कर रहे हैं। चेतन चाहता था कि घर का माहौल बदले। उसके साथी भी प्रमोशन की पार्टी मांग रहे थे। चेतन को लगा ये ठीक रहेगा। पार्टी में सारिका अपने दोस्तों से मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। पार्टी में सारिका बहुत खुश थी। सबके पास जाकर उनसे बातचीत कर रही थी। इस बात का ख्याल रख रही थी कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। उसे खुश देखकर चेतन बहुत खुश था। सारिका के पुराने ऑफिस में काम करने वाले कुछ मित्र भी आए थे। इनमें रमिता सारिका के सबसे नज़दीक थी। सबसे मिलने के बाद सारिका उसके पास बैठकर बात करने लगी। रमिता ने उससे कहा, हम सब तुम्हारे काम पर लौटने की राह देख रहे हैं। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, मैं भी जल्दी से ठीक तुम लोगों के पास आ जाऊँगी और फिर साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, तो फिर जल्दी से आ जाओ यार। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊँगी। तुम बताओ, तुम्हारे सिद्धार्थ के बीच सब ठीक है? उसका सवाल सुनकर रमिता कुछ सोच में पड़ गई। मेरे और सिद्धार्थ के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। रमिता की बात सुनकर सारिका को धक्का लगा। उसने रमिता और सिद्धार्थ के बीच अनबन के बारे में सुना था, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारिका को परेशान देखकर रमिता ने कहा, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जिन्हें हम सुधार नहीं सकते। हमारे बीच भी ऐसी परिस्थिति आ गई थी। हमारा अलग हो जाना ही एकमात्र रास्ता था। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ। सारिका, तुम परेशान मत हो, मैं पहले से अधिक खुश हूँ। सिद्धार्थ भी खुश है, अपने अंकल के होटल में काम कर रहा है। सच? हाँ, हर किसी की किस्मत हमसफ़र के मामले में तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती। रमिता की बात सुनकर सारिका ने चेतन की तरफ देखा। वह अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि वह कितनी भाग्यवान है कि उसे चेतन जैसा जीवन साथी मिला। रमिता ने बात का रुख बदलते हुए कहा, घर तो सचमुच तुम्हारा बहुत शानदार है। थैंक यू, पर अभी इसका इंटीरियर अपने हिसाब से कराना है। पर मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी ना, तो मैं सबसे पहले यही करवाऊंगी। तभी मारिया ने आकर सूचना दी कि डिनर लग चुका है। सारिका ने सभी से डिनर करने की गुजारिश की। सभी को डिनर बहुत पसंद आया। सारे मेहमानों के जाने के बाद सारिका और चेतन बहुत खुश थे।
आज घर का माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा था। डॉक्टर मोटवानी के साथ इस पेशेंट के कारण सारिका की सेहत में बहुत सुधार आया था। उसे वह सपना दोबारा नहीं दिखाई दिया। सारिका को भी लगने लगा था कि वह सब उसके बच्चों के ना रहने की वजह से, जो दुख था उसके अंदर, उसकी वजह से हो रहा है। तो मोटवानी के पास अब वह हर 10 दिन में एक बार जाती थी। उन्होंने कई ऐसे उपाय बताए थे जिससे वह अपने आप को खुश व शांत रख सकती थी। वैसे उसके स्वास्थ्य में मारिया का भी बहुत सहयोग था। उसने अपने बॉस से इच्छा जताई कि वह दोबारा ऑफिस आना चाहती है। उन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया था। कल से ही सारिका को अपने काम पर जाना था। वह अपने कमरे में इसी की तैयारी कर रही थी। उसने कल पहनकर जाने के लिए एक साड़ी निकाली। पिच कलर की यह शिफॉन साड़ी उसे बहुत पसंद आई। उसके बाद उसने साड़ी के साथ ले जाने के लिए हैंडबैग निकाला। ये हैंडबैग उसे चेतन ने गिफ्ट किया था। सारी तैयारी करने के बाद वह चेतन के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। वह बहुत खुश थी। एक अरसे के बाद वह अपने काम पर जाने वाली थी। वह ऑफिस के माहौल के बारे में सोचने लगी। वह एक विज्ञापन एजेंसी में कॉपीराइटर का काम करती थी। सभी एक टीम की तरह थे। काम के समय सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। फुर्सत में सभी कलीग्स आपस में हंसी मजाक करते थे। उन दिनों को याद कर उसके मन में एक हुक सी उठी थी। उस हादसे ने उससे उसके बच्चे के साथ साथ बहुत कुछ छीना था। 9 बज गए थे। मारिया ने आकर डिनर के बारे में पूछा। सारिका ने उससे कहा कि वह खा ले, वह चेतन का इंतज़ार करेगी। अभी चेतन के लौटने में समय था। सारिका के मन में कुछ पंक्तियाँ उभरी थी जिन्हें वह लिखना चाहती थी। वह अपनी नोटबुक ढूंढने लगी, लेकिन नोटबुक नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि शाम को वह झूले पर बैठकर लिख रही थी। वह दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ गई, लाइट जलाई, झूले के पास पहुंची तो नोटबुक वहीं थी। नोटबुक लेकर वह जैसे ही पलटी तो उसे लगा जैसे कि किसी ने झूले को हिलाया हो। वह घबरा गई। उसने डरते हुए पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा भीतर आने के लिए पलटी तो जोर से चू चू की आवाज़ आई। उसने जब झूले की तरफ देखा तो वह सचमुच हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठकर झूले को हिला रहा हो। सारिका भय से जड़ हो गई। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली। नोटबुक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उसके बाद अचानक ही झूले का हिलना बंद हो गया। सारिका डरकर कांप रही थी, पर उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और चिल्लाया, मारिया, मारिया, और अंदर भाग गई। मारिया अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी। सारिका की चीख सुनकर फौरन उसके कमरे की तरफ भागी। जब मारिया वहां पहुंची तो सारिका स्पर्श पर गिरी बैठी थी और कांप रही थी। क्या हुआ मैम? मारिया ने घबरा कर पूछा। सारिका ने हकलाते हुए कहा, वो वहाँ झूले के पास कोई है। मारिया ने बाहर जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ कोई नहीं है मैम। है, झूला अपने आप हिल रहा है, फिर अपने आप रुक गया। मारिया ने उसे फर्श से उठाते हुए कहा, चलिए आप बेड पर चलिए मैम, मैं देखती हूँ। उसने सहारा देकर सारिया को उठाया और बेड पर बैठा दिया। आप घबराइए नहीं, मैं देखती हूँ। मारिया ने बेडरूम की खिड़की का पर्दा हटा दिया। बेड से झूला दिखाई दे रहा था। मारिया बाहर झूले के पास गई, कुछ क्षण उस पर बैठी। सब कुछ ठीक था। सारिका सब देख रही थी। करीब 5 मिनट ठहरकर मारिया भीतर आ गई। वह नोटबुक भी उठा लाई थी। नोटबुक सारिया को देते हुए बोली, आपने देखा मैम, मैं झूले पर बैठी, पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई नहीं है। सारिका असमंजस में थी कि ऐसा कैसे हुआ। उसने खुद झूले को अपने आप हिलते हुए देखा था।
उसकी मनोदशा समझकर मारिया ने तसल्ली दी। आप आराम करिए, मैं हूं ना यहाँ। मारिया ने खिड़की का पर्दा खींच दिया, बाहर की लाइट बुझाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई। सारिका अभी भी पशोपश थी। अपना मन बहलाते हुए वह अपनी नोटबुक में से अपनी कविता पढ़ने लगी। पढ़ते हुए अचानक उसे लगा जैसे उसके शब्द गायब हो गए हों। उनकी जगह पर खून की तरह लाल स्याही से लिखे शब्द उभरने लगे। मैं भटक रही हूँ, मेरी मदद करो। उन्हें पढ़ते ही सारिका ने नोटबुक फेंक दी। वह डरकर चिल्लाने लगी। मारिया को कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लग गई थी। सारिका की चीख से वह हड़बड़ाकर उठ गई। उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ मैम, आप डर क्यों रही हैं? यहाँ कोई नहीं है। सारिका ने नोटबुक की तरफ इशारा करके कहा, उसमें खून है, उसमें खून से कुछ लिखा हुआ था। मारिका ने नोटबुक उठाई, उसके पन्ने उलट पलट कर देखे। सब सामान्य था। सारिका की लिखी कविताओं के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। मैम सब ठीक तो है, सब तो आपका लिखा हुआ है, खून से तो कुछ भी नहीं लिखा। उसने सारिका के सामने एक पन्ना खोलकर दिखाया। सारिका एक बार फिर हैरान थी। तभी कॉल बेल बजी। मारिया ने दरवाज़ा खोला। चेतन ऑफिस से लौटा था। जब वह बेडरूम में आया तो सारिका की हालत देखकर परेशान हो गया। मारिका ने उसे सारी बात बताई। चेतन बहुत दुखी था। उसे लगने लगा था कि सारिका पूरी तरह ठीक हो गई है। सारिका कल से ऑफिस जाने वाली थी। ये सुनकर वह बहुत खुश था। जिंदगी एक अरसे के बाद फिर पटरी पर आ रही थी। लेकिन अचानक वह सब फिर से शुरू हो गया था। मारिका ने उससे कहा कि वह डिनर कर ले, पर उसकी भूख मर चुकी थी। वह सारिका के पास बैठा, उसका माथा सहला रहा था। वह इस समय बहुत परेशान था। समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सारिका को हो क्या गया है। सारिका ने अभी नई नई नौकरी शुरू की थी, पर उसके मम्मी पापा उस पर शादी के लिए जोर डाल रहे थे। लेकिन सारिका अभी कम से कम 2 साल बाद इस बारे में सोचना चाहती थी। सबसे अधिक जल्दी उसकी मम्मी को थी। उसका कारण था कि उनकी एक सहेली ने उन्हें एक रिश्ता सुझाया था। किसी फंक्शन में उन्होंने लड़के को भी देखा था। बस तब से उन्हें लगने लगा था कि ये रिश्ता सारिका के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए वह उठते बैठते सारिका के पीछे पड़ती रहती थी। सारिका कुछ ही देर पहले ऑफिस से लौटी थी। फ्रेश होकर वह सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी मम्मी चाय लेकर आई। साथ में समोसे भी थे। समोसे देखते ही सारिका चहक उठी। वाह, आई लव यू मम्मी। उसने समोसा उठाकर खाना शुरू कर दिया। बहुत टेस्टी है, आपने बनाई है? उसकी मम्मी ने मुस्कुराकर सहमति दी। आपके हाथ में सच में जादू है। सारिका ने एक समोसा ख़त्म किया और दूसरा उठा लिया। उसके अच्छे मूड को देखकर उसकी मम्मी ने हिम्मत कर बात चलाई। तो क्या सोचा तूने? वह सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। उनकी बात सुनकर सारिका का मूड खराब हो गया। उसने समोसा वहाँ पर प्लेट में रख दिया। तो ये सब सिर्फ मुझसे शादी के लिए हाँ कराने के लिए था, हाँ? वह उठी और अपने कमरे में चली गई। 2 दिनों तक वह अपनी मम्मी से नाराज़ रही। ना कुछ बोलती थी, ना ही ठीक से कुछ खाती थी। तीसरे दिन संडे था। वह अपने पापा के साथ बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी उसकी मम्मी उसके मनपसंद पकौड़े लेकर आई। पकौड़े देखते ही सारिका उठकर जाने लगी। कहाँ चल दी? चुपचाप बैठकर पकौड़े खा। उसकी मम्मी ने डांट लगाई। मुझे नहीं खाने, क्योंकि मुझे शादी के लिए हाँ करनी नहीं आती। ये बात उसकी मम्मी को बुरी लगी। हाँ, बचपन से मैंने तुझे तेरी मनपसंद चीज़ें इसलिए तो खिलाई हैं ताकि तू शादी के लिए हाँ कर दे। कहते हुए उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी को रोता हुआ देख सारिका भी ढीली पड़ गई। उसके पापा ने उसे बैठने का इशारा किया। मैं तो बस यही चाहती थी कि तेरी अच्छी घर में शादी हो जाए, कहीं मनीषा की तरह
सारिका ने अपनी मम्मी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मम्मी, ये ज़रूरी तो नहीं जो मनीषा के साथ हुआ वह सबके साथ हो। फिर मैं तो मानती हूँ कि जो भी हुआ उसमें उसकी भी गलती थी। उसने अपनी मम्मी की दोनों हाथ पकड़ कर कहा, बट आई एम सॉरी। सारिका ने एक पकौड़ा उठाया, उसका एक टुकड़ा खाकर बोली, यम्मी। उसने दूसरा टुकड़ा उठाया, अपनी मम्मी के मुंह में डाल दिया। वह मुस्कुरा दी। सारिका ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। अच्छा, अब छोड़, मैं पकौड़े लेकर आती हूँ। अपनी पत्नी के जाने के बाद सारिका के पापा बोले, बेटा, वैसे मम्मी की बात मानने में क्या हर्ज है, शादी तो करनी ही है। मुझे भी वह लड़का बहुत अच्छा लगा। एक बड़ी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में है, मेहनती है, माता पिता नहीं है, अपने चाचा के साथ रहता है। मैं तो कहूँगा कि तुम एक बार मिल लो। अपने पापा की बात सुनकर सारिका गंभीर हो गई। पापा, ये सही है कि मुझे शादी करनी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इसमें फ़ैसला आप लोगों का होगा। मैं तो बस थोड़ा समय चाहती हूँ ताकि कुछ दिन अपने हिसाब से जी सकूँ। उसकी बात सुनकर उसके पापा ने कहा, बेटा, हम भी तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, जैसा तुम चाहो। अपने पापा की बात सुनकर सारिका आश्वस्त हो गई। अपनी कजिन नम्रता के कहने पर सारिका इस पार्टी में तो आ गई थी, पर उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वह 2 बार नम्रता से वापस चलने की कह चुकी थी, पर नम्रता ने टाल दिया। सारिका ने तीसरी बार उसे बुलाकर चलने के लिए कहा। नम्रता खींचकर बोली, तुम एक नंबर की बोर हो यार, यहाँ इतना मज़ा आ रहा है और तुम चलने की लट लगाए हो। मुझे इतना लाउड म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता यार, तुम चलो। ओफो, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकती, मेरे दोस्त बुरा मानेंगे, तुम कुछ देर और रुक जाओ, कहकर वह अपने दोस्तों के साथ वापस चली गई। पार्टी बंगले के अंदर चल रही थी। सारिका बाहर गार्डन में आ गई। यहाँ आकर उसने देखा कि वह अकेली नहीं थी। एक लड़का अपने दोस्त पर नाराज हो रहा था। ये क्या चेतन, तुम बाहर क्यों आ गए? मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, तुम जाओ पार्टी करो। तुम सचमुच आउटडेटेड हो यार, कहकर उसका दोस्त अंदर चला गया। चेतन की निगाह सारिका पर पड़ी। तो तुम भी? सारिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं भी आउटडेटेड हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। दोनों के बीच अजीबपन की हंसी थी। दोनों बातें करने लगे। बातों में बहुत समय बीत गया। सारिका ने एक बार फिर नम्रता से चलने को कहा। बेमन से इस बार उसने सारिका का काम मान लिया। उस दिन सारिका को चेतन एक अच्छा इंसान लगा था। उसने उसे अपना नंबर दे दिया। उसके बाद उन दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगी। 6 महीने में ही उन्हें लगने लगा कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं। सारिका ने कभी नहीं सोचा था कि वह भी कभी प्यार में पड़ेगी। स्कूल में जब लड़कियां अपने क्रश के बारे में बात करती थीं तो उसे ये बातें बिल्कुल फिजूल लगती थी। तो उसका सारा ध्यान तो बस इस बात में रहता था कि वह क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर कैसे लाए। कॉलेज में उसका सारा ध्यान अपने करियर में था। नौकरी मिलने के बाद वह चाहती थी कि उसका काम सबसे अच्छा रहे, इसलिए शादी के लिए लड़का उसने अपनी मम्मी पापा पर छोड़ दिया था। पर वह कोई बोर किस्म की इंसान नहीं थी। उसके बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वह फिल्में देखती थी, पिकनिक मनाने और घूमने फिरने जाती थी। हाँ, नम्रता की तरह पार्टी करना उसे पसंद नहीं था। इन सब से अधिक उसे कविताएं लिखना बहुत अच्छा लगता था। पर अब उसकी दुविधा ये थी कि अपने मम्मी पापा को कैसे बताए। अभी तक तो वह कह कर थक गई थी कि उसे 2 साल तक शादी नहीं करनी, पर अब उसने कुछ और ही डिसीजन ले लिया था। पर अब वो कैसे कहे कि उसे चेतन से शादी करनी है। हालांकि वह जानती थी कि उसके मम्मी पापा मान जाएंगे, पर उसे संकोच हो रहा था। लेकिन बताना तो था ही। उसने अपने मम्मी पापा को सब बता दिया। उन्होंने लड़के से मिलने की इच्छा जताई। चेतन शनिवार की शाम उसके घर आने के लिए तैयार हो गया। शनिवार को चेतन सारिका के घर पहुंचा। उसे देखकर
सारिका के मम्मी पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेतन भी मुस्कुरा दिया। उसने उन दोनों के पैर छुए। सारिका समझ नहीं पा रही थी कि माजरा क्या है। उसकी उलझन देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा, हमने चेतन को ही तुम्हारे लिए पसंद किया था। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन महीने भर के भीतर ही सारिका और चेतन की शादी हो गई। लेकिन दोनों का ही करियर अभी शुरू हुआ था। लेकिन उन्होंने तय किया कि वह कुछ सालों तक अपने परिवार को नहीं बढ़ाएंगे। दोनों अपने काम में व्यस्त रहने के बावजूद एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे।